आज पढ़ाना है भाग 3 ना। भाग 3 से पहले हम आपको थोड़ा रिकॉल करा देते हैं। भाग 1 बताइए, भाग 1 में क्या है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 1 से 4। 1 से लेकर के 4 तक है। उसके बाद आपको भाग 2 पढ़ाया गया। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता है। और नागरिकता का उल्लेख कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 5 से 11। 5 से लेकर के 11 के बीच में है। और नागरिकता ये जो है हमारे देश में जो नागरिकता अपनाई गई, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक पूरा पढ़ा दिया गया, जिसमें 2 पार्ट थे। मतलब भाग 1 संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है बताइए? आर्टिकल भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 में विदेशी राज्यों को मिलाना। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है? नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। और आर्टिकल 4 में 2 और 3 का प्रावधान। आर्टिकल 5 में क्या बोला गया? प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाकर के फिर से उन्हें वापस आने वालों की नागरिकता। और 8 में क्या है? विदेश में रहने वालों की नागरिकता। 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता अगर आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म। और 10 में क्या बोला गया है? नागरिकता का बने रहना। मतलब अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नहीं तो बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 में क्या बोला गया है? नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। तो यहीं से आपका भाग 2 जो है वो समाप्त हो जाएगा और शुरू होगा यहाँ से भाग 3। तो भाग 3 में क्या है भाई? भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल या मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल या मौलिक अधिकार, ठीक है। तो यहीं से आपको पढ़ाना है आज। हालांकि पीछे वाला रिवीजन बराबर करना जरूरी रहता है ना, इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो पीछे वाला पूरा बता देता हूँ 1 से लेकर के। जैसे मैं आपको भाग 5 भी पढ़ाऊंगा ना, तो भाग 5 पढ़ाते समय मैं फिर से पूरा पढ़ाऊंगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट में पूरा रिकॉल करा देंगे, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं भाग 3 की एकदम स्टार्टिंग से। और ये एक नया चैप्टर है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं शुरुआत से तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। भाग 3 अब देखते हैं भाग 3 में क्या होता है। देखिए, इसको याद करने के कुछ हिंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भाग 2 में है नागरिकता, तो नागरिकता को ऐसे याद करना कि नागरिकता 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ऐसे ही भाग 3 को याद करेंगे आप लोग। देखिए 3 ऐसे कुछ दिखता है और इससे हम आ बना सकते हैं कि नहीं? आ से लिख सकते हैं अधिकार। क्या लिख सकते हैं? अधिकार। तो भाग 3 में है मूल या मौलिक अधिकार। क्या है? मूल या मौलिक अधिकार। चाहे मौलिक अधिकार बोलो या मूल अधिकार बोलो, बात वही है। तो भाग 3 में क्या है? मूल या मौलिक अधिकार। और याद कैसे करेंगे? देखिए भाग 3 से आप आ और आ से क्या बना सकते हैं? अधिकार, ठीक है। तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। और भाग 2 में क्या था? नागरिकता। नागरिकता 2 और 3 में, तो 3 में से हम आ बना सकते हैं। तो इसे भी किसी न किसी देश से लिया गया होगा। जैसे नागरिकता हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है, वैसे ही जो मूल अधिकार है इसे भी किसी देश से लिया गया होगा। तो इसे लिया गया अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। देखो आप इसको भी भाग 3 से ही पता लगा लोगे। भाग 3 और 3 आगे जैसा दिख रहा है तो हम इसे अमेरिका लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। तो आपको 3 से ही बहुत सारी चीजें पता चल गई। 3 में ही है अधिकार, क्योंकि 3 से हम आ लिख सकते हैं और आ से अधिकार, और 3 से ही अमेरिका लिख सकते हैं। तो भाग 3 में क्या है? मूल या मौलिक अधिकार। और किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो ये भी किसी न किसी आर्टिकल से होगा। भाई पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और इंग्लिश में इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच, ठीक है। देखो हमेशा अक्सर बोलते हैं हम कि प्रावधान। प्रावधान का मतलब समझते हैं? इस चीज को जिस देश से लिया गया है उसे हम प्रावधान कहते हैं। जैसे नागरिकता वाला प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया था, वैसे ही ये जो मूल अधिकार वाला प्रावधान है इसे लिया गया है अमेरिकी संविधान से। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से, मतलब अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका को हम यूएसए भी तो बोलते हैं। तो चाहे आपसे यूएसए बोले या अमेरिका बोले, बात वही है। तो मूल अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। हालांकि लिया शब्द प्रयोग करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेने का मतलब है कि उनके यहाँ मूल अधिकार था, उनका मूल अधिकार हम ले लिए।
लेने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हम उनका मूल अधिकार ले लिए, लेने का मतलब हम उनसे प्रभावित हुए हैं। उनके यहाँ भी मूल अधिकार था तो हमने सोचा कि हम भी अपने संविधान में कुछ मूल अधिकार अटैच करते हैं। तो मूल अधिकार वाली व्यवस्था किस देश से है? अमेरिका से है। और किस भाग में है? भाग 3 में है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 12 से लेकर के 35 तक। देखिए आज मैं आपको सिर्फ मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा कि मूल अधिकार होता क्या है। अभी आर्टिकल नहीं शुरू करूंगा। जैसे मैंने आपको जब नागरिकता पढ़ाया था तो पहले बताया था कि नागरिकता क्या होती है, नागरिक शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होते हैं, एक दिन वही चीज़ पढ़ाया गया था ना। तो आज आपको केवल मूल अधिकार के बारे में पढ़ाया जाएगा। मूल अधिकार होती कौन सी चीज़ है सिर्फ ये बताया जाएगा। ये नहीं कि आर्टिकल सीधा ऐसे पढ़ाना हो तो हम 10-15 दिन में ख़त्म कर देंगे सब, लेकिन यहाँ पर एकदम गहराई से बताना है। तो भाग 3 में क्या है? मूल या मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। प्रावधान मतलब इसे किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया। अब बताते हैं आपको मूल अधिकार क्या होते हैं। देखिए भारतीय संविधान में जितने भी कानून बनाए गए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर नागरिकों के लिए कोई कानून है वो मूल अधिकार है। जैसे आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ, आप लोग मेरी बातें सुन सकते हैं, आप लोग एक जगह बैठे हुए हैं एकजुट होकर के, सरकार के उससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप झंडा फहरा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये जितने भी अधिकार हैं सारे के सारे अधिकार मूल अधिकार के तहत आते हैं। तो मूल अधिकार ही वो अधिकार है जो केवल नागरिकों को दिया गया है। ये सरकार के लिए नहीं है। नहीं, सरकार के लिए तो हर चीज़ होती है भाई, सरकार तो कानून भी बनाता है, हम लोग कानून थोड़ी ना बनाते हैं। हमको अगर कोई चीज़ दी गई है तो वो दिया गया है मूल अधिकार। क्या दिया गया है? मूल अधिकार। इसीलिए कहा जाता है इसे नागरिकों के मूल अधिकार। क्या कहा जाता है? नागरिकों के मूल अधिकार। ये सरकार के लिए नहीं है, नागरिकों के मूल अधिकार नहीं है, नागरिकों के मूल अधिकार। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? नागरिकों के मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार इतना पावरफुल आखिर कैसे है? मूल अधिकार इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता। मतलब सरकार नहीं छीन सकती है, कोई संस्था नहीं छीन सकती है, आपके आस पड़ोस का आदमी नहीं छीन सकता। मूल अधिकार किसी का छीना ही नहीं जा सकता है। तो मूल अधिकार इसीलिए पावरफुल है। जैसे मान लीजिए हम आपको ऐसी शक्ति दे दें जो शक्ति कभी खत्म ही ना हो, कोई छीन ना सके, तो ये ऐसी शक्ति पावरफुल होगी कि नहीं? इसीलिए मूल अधिकार पावरफुल है क्योंकि मूल अधिकार को कोई सरकार नहीं छीन सकती है, इसे कोई संस्था नहीं छीन सकती है, कोई भी। समझ गए ना? तो मूल अधिकार को सरकार या संस्था नहीं छीन सकती, सरकार या संस्था नहीं छीन सकती है। ठीक है, संस्था का मतलब बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं, सरकारी प्राइवेट जो भी हैं, तो कोई भी चीज़ आपके मूल अधिकार को नहीं रोक सकती। जैसे आप यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछना चाहें, हम क्वेश्चन बताएंगे भाई, अगर आप पूछते हैं तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं अपना, ये आपका मूल अधिकार है। आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। आपका मन है आप मध्य प्रदेश में जाइए, निवास करिए, वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। ये सब किसके तहत आता है पता है? ये सब मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार नहीं होता तो आदमी की ज़िंदगी एक कैदी की तरह हो जाती। मतलब वो एक जगह बैठा रहता, अगर कोई ऐसे जा रहा होता तो कोई पुलिस वाला आता, कहता कहाँ जा रहे हो, कहाँ, समझ लो कोरोना लगा हुआ है, कहीं आ जा नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था हो जाती। इसीलिए मूल अधिकारों को कहा जाता है नैसर्गिक। क्या कहा जाता है? नैसर्गिक। नैसर्गिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरीके से एक अच्छा जीवन जीने के लिए मूल अधिकार जरूरी है। और इसी चीज़ को कहा जाता है नैसर्गिक। क्या कहा जाता है? नैसर्गिक कहा जाता है। तो नैसर्गिक का मतलब है कि जो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? नैसर्गिक कहा जाता है। ठीक है, अब नैसर्गिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जीवन जीने के लिए आवश्यक। हालांकि केवल जीवन नहीं, बेहतर जीवन हम कह सकते हैं, बेहतर जीवन। क्योंकि जीवन तो जानवर भी जीते हैं, है कि नहीं भाई? जीवन तो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, गधा, आदमी जो सब जी रहे हैं, लेकिन एक बेहतर जीवन वही जी सकता है जिसके पास मूल अधिकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मूल अधिकार को हम नैसर्गिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मूल अधिकारों को बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। मूल अधिकारों को कहा गया है कि मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा भाई क्यों कहा गया? कहा गया है तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा ही होगा। देखिए मैग्ना कार्टा एक्चुअली में एक फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, और इसका मतलब होता है विशेष अधिकार। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। और आप लोग बताइए, मूल अधिकार हमारे लिए विशेष अधिकार है कि नहीं?
अगर भाई मूल अधिकार नहीं होता तो आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या इकट्ठा हो पाते? इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाता हम लोगों को। हम लोग अपनी बात को भी नहीं बोल सकते थे, आप कहीं पर व्यापार नहीं कर सकते थे, आपके पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता ही नहीं रहती, सारी स्वतंत्रता क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। तो मूल अधिकार विशेष अधिकार है कि नहीं? लेकिन ये विशेष अधिकार साफ साफ नहीं बोला गया है, इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या होता है? विशेष अधिकार। लेकिन ये मैग्ना कार्टा शब्द हमारे यहाँ का नहीं, ये कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? विशेष अधिकार। अब आपसे इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए जाएंगे भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे दिए जा सकते हैं, या ऐसा भी ऑप्शन दिया जाएगा कि मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो या ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो आपको ये दो बातें बिल्कुल याद रखनी है। मूल अधिकारों को क्या कहा गया है? नैसर्गिक। नैसर्गिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन जीने के लिए जिस तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी तरीके से बेहतर जीवन जीने के लिए मूल अधिकार की जरूरत है। तो मूल अधिकार को क्या कहा गया है? नैसर्गिक। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सोचिए आपका मूल अधिकार छीन लिया जाए, जैसे कोरोना काल में आपके मूल अधिकार छीन लिए गए थे ना, घर के बाहर नहीं जा सकते थे, और बाहर गए तो फिर पुलिस वाले डंडा लेकर टहलते रहते थे, वहीं पर आपका मूल अधिकार रोक दिया गया था। आप आ जा नहीं सकते थे, कोई दुकान नहीं लगा सकता था, कोई व्यापार नहीं कर सकता था, कुछ होता था? कुछ नहीं होता था, बस घर पे बैठे रहो, लूडो खोलो आराम से, और कुछ नहीं है कि नहीं? तो वहाँ पर आपका मूल अधिकार क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था। समझ गए कि नहीं? तो नैसर्गिक का मतलब समझ गए होंगे कि जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है उसे नैसर्गिक कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। और ये विशेष अधिकार जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये हिंदी का नहीं है, कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। समझ गए होंगे कि नैसर्गिक क्या है, मैग्ना कार्टा क्या है। और देखो मान लीजिए भाई आपके पास बहुत सारा मूल अधिकार है और मूल अधिकार का कोई हनन कर दे, क्योंकि तो इसमें साफ साफ कहा गया, देखो यहाँ पर कहा गया कि मूल अधिकार को सरकार या संस्था छीन नहीं सकती है। कोई आपका पड़ोसी भी आपका मूल अधिकार नहीं छीन सकता, इतना पावरफुल मूल अधिकार है। लेकिन मान लो पड़ोसी आपका छीन ले, सरकार ही आपका मूल अधिकार छीनना शुरू कर दे, तब क्या करेंगे? इसकी रक्षा करने कौन आएगा? तो इसकी रक्षा करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? तो सुनिए, अगर मूल अधिकार को कोई छीन लेता है तो क्या होगा? मूल अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। क्यों नहीं छीन सकता है? क्योंकि अगर कोई इसे छीनता है तो इसके लिए इसका प्रोटेक्टर बैठा हुआ है, इसका रक्षक बैठा हुआ है। मूल अधिकार अगर कभी भी छीना जाएगा तो मूल अधिकार का रक्षक बैठा हुआ है। जैसे भाई मूल अधिकार, अभी जब मैं आपको आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पूरा आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से मूल अधिकार है। अगर मान लीजिए उनमें से कोई मूल अधिकार आपका छीन लिया जाए, भाई कोई रक्षा करने वाला होना चाहिए, तभी तो ये पावरफुल होगा। तो यहाँ पर मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कहा गया है न्यायपालिका को। तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को रक्षक कहा जाता है, न्यायपालिका को। ठीक है। अब न्यायपालिका में ऐसा नहीं कि सारी की सारी न्यायपालिका के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही रक्षा करती है मूल अधिकार की। अगर किसी के भी मूल अधिकार का हनन होता है तो उस मूल अधिकार की रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। किसका काम है? न्यायपालिका। न्यायपालिका समझते हैं? कोर्ट। तो कोर्ट तो भाई हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन इसमें से केवल दो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही दो कोर्ट आपके मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए यही दो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रेट निकालता है और हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार का रेट निकालता है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे बताइए मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। लेकिन भाई पेपर वाला अलग से ऑप्शन बना सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो ऑप्शन में ही देगा कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है और ऑप्शन में लिख देगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें से सभी। ऐसे हो सकता है, ऐसे देगा तो आप न्यायपालिका तुरंत क्लिक कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कहता है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है और उसमें दे दे सुप्रीम कोर्ट, एक में दे दे हाई कोर्ट, एक में दे दे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दे दे ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों। लेकिन मान लो उसमें हाई कोर्ट ना होगा तो कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका के तहत ये दोनों आता है, नहीं तो सोचो ये कहीं और से आता है।
तो मूल अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है, मतलब कोर्ट का काम है। अगर कोई मूल अधिकार आपका छीने तो आप तुरंत कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जा सकते हैं। और क्या, बिल्कुल, मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मामला नहीं जाता। आप सुने होंगे जैसे मारपीट होती है, पहले चौकी में जाता है मामला, चौकी के बाद थाना में जाएगा, थाना के बाद धीरे धीरे उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएंगे। मान लीजिए वहाँ से बड़ा मामला हुआ, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ से हार हो गए तो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अंत में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मूल अधिकार इतना पावरफुल है कि अगर कोई मूल अधिकार का हनन करता है तो आप सीधा कहाँ चले जाएंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट, मतलब एकदम सुप्रीम पहुँच जाएंगे। यही इसीलिए तो पावरफुल बताया गया है मूल अधिकारों को। तो आप समझ गए होंगे नैसर्गिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब बता दिए, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है विशेष अधिकार, और ये मूल अधिकार हमारे लिए विशेष अधिकार ही है। और मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। और कौन कौन सी न्यायपालिका को? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बताते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार को नैसर्गिक कहा जाता है। नैसर्गिक क्यों कहा जाता है इसको मैंने बता दिया। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी बता दिया मैंने, मैग्ना कार्टा। मूल अधिकारों का रक्षक भी मैंने बता दिया। ये 3 पॉइंट बता दिया कि नहीं? लेकिन सोचो, अगर कोई मूल अधिकार गड़बड़ हो जाए, जैसे मान लीजिए देश में आपात जैसी कोई स्थिति आ जाए और आपके पास मूल अधिकार है कि आप अपना सामान बेच सकते हैं, आप बाजार में जा सकते हैं, आप भीड़ लगा सकते हैं, है कि नहीं भाई? मूल अधिकार है हमारे पास, हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। हम कहीं भी किसी भी जगह पर व्यापार कर सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन देश में आपात जैसी स्थिति आ जाए और आप कहें नहीं हमारा मूल अधिकार है, हम तो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कहेगा रुको जरा, सब्र करो, हम हैं। तो मूल अधिकारों को वो रोक देगा। क्या कर देगा? रोक देगा। तो मूल अधिकारों को सस्पेंड कर देगा। क्या कर देगा? सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड मतलब समझते हैं? थोड़े से समय के लिए रोकना, निलंबित करना। अगर किसी चीज़ को थोड़े से, जैसे सुने होंगे कि कोई पुलिस वाला था उसे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? उसे भगा दिया गया नौकरी से। इसका मतलब है कि उसे 1 महीना तक का छुट्टी देगी, जाओ अब 1 महीना घर पे रहना, तो तुमको अपनी गलती का एहसास होगा। तो सस्पेंड करने का मतलब एक कदापि नहीं होता है कि उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर टर्मिनेट कर दिया जाए तो टर्मिनेट करने का मतलब है नौकरी से हाथ धो लेगा। समझ गए कि नहीं? तो सस्पेंड करना अलग चीज़ होता है, टर्मिनेट करना अलग चीज़ होता है। ऐसे ही मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। भाई देश में युद्ध जैसी कोई स्थिति बनी है, मान लीजिए चाइना आक्रमण कर दिया भारत में, और आप कहें कोई मतलब नहीं, हम तो अपना ठेला लेकर जाएंगे, सब्जी बेचेंगे, ले लो पुदीना ले लो, यहीं सब बेचेंगे बेचेंगे, और उधर से कोई बम फेंक दिया, पुदीना भी फट गया, आप भी फट गए, बाजार भी फट गए, बहुत से लोग फट गए। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो कुछ मूल अधिकारों को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए रोक दिए। सोचिए कोरोना काल चला था, 1 साल तक लगभग चला, 6 महीने तक एकदम मतलब बेहतरीन वाला चला कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे, आज मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, बाजार नहीं जा सकते थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। लेकिन सोचो ऐसी पूरी लाइफ टाइम हो जाता तो तब तो गड़बड़ हो जाता। आदमी भाई कब तक घर में रहता, दिक्कत हो जाती कि नहीं? तो मूल अधिकार अगर रोक दिया जाए तो जान लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। इसे कहते हैं सस्पेंड करना, हिंदी में कहते हैं निलंबित करना। क्या करना? निलंबित का मतलब हमेशा हमेशा के लिए रोक देना, थोड़े से समय के लिए रोकना। निलंबित करना का मतलब थोड़े से समय के लिए रोकना, थोड़े से समय के लिए रोकना। और ये थोड़े से समय के लिए कब रोका जाएगा? जब देश में आपात जैसी कोई स्थिति आ जाएगी। ये नहीं कि फालतू में राष्ट्रपति का मन कर रहा है, क्या हुआ? जैसे दूसरी यूक्रेन वार हुआ था तो वो काफी लॉन्ग पीरियड के लिए हुआ, तो इंडिया में जैसे ऐसे कोई वार हुआ क्या लंबे समय के लिए भी रोक सकते हैं? बिल्कुल, जब तक युद्ध होगा रोका जा सकता है भाई। 1 साल तक युद्ध होगा तो क्या आप बाजार में जाएंगे सामान बेचने, वहाँ तो बमबारी हो रही है, इसलिए रोका जा सकता है। थोड़े से समय, मतलब ये नहीं कि 1 घंटा रोकना। कहने का मतलब है कि अगर देश में आपात जैसी कोई स्थिति आती है, युद्ध होता है, तब तक रोका जा सकता है। समझ गए कि नहीं? हाँ, कोई पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहे थे?
अगर देश में आपात जैसी कोई स्थिति आती, देखिए आपात आने का रीजन होता है। आपात ऐसा नहीं कि बस में उठा के आपात चली आए। आपात का मतलब है कि युद्ध हो सकता है कि गृह युद्ध हो जाए। गृह युद्ध का मतलब समझते हैं, देश में ही लोग हाँ, या हो सकता है कि बाह्य युद्ध हो जाए, या कोई आपात मुद्रा स्फूर्ति आ जाए, ऐसी स्थिति में रोका जाता है। समझ गए? आपात के समय में रोका जा सकता है। अनिश्चित समय का मतलब ये थोड़ी है कि अब युद्ध, जैसे क्या युद्ध हमेशा हमेशा थोड़ी ना चलता रहेगा भाई। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध था, ये तो युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन जो पहले मामला था वो थोड़ा ढीला हो गया। तो कोरोना भी तो ऐसे था, जब पहले आया तो आदमी बहुत डरा हुआ था, एकदम सशक्त 2-2 मास्क लगाए रहता था। फिर धीरे धीरे गया कोरोना, क्या दाढ़ी में लगाओ लो, कोई मुंडी पे लगा लेता था, कोई हाथ में पहन लेता था। कोरोना का भय खत्म हो गया, इज्जत ही नहीं हुई, बेचारा का चलो यहाँ से चलते हैं, कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे युद्ध, अभी देखो इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो इजराइल के लोगों पर लगा होगा, बिल्कुल वहाँ पर आपात जैसी स्थिति कर दी गई होगी, वहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते। ऐसे भारत में होगा तो भारत में भी किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि युद्ध हमेशा लाइफ लाइन, भाई जिंदगी में थोड़ी ना युद्ध चलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी मूल अधिकार को सस्पेंड करना है, सस्पेंड का मतलब है कि थोड़े से समय के लिए रोकना है, तो ये काम करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन अगर किसी मूल अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना हो, तो उस स्थिति को कहते हैं टर्मिनेट करना। टर्मिनेट हिंदी में कहते हैं प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना। अगर किसी मूल अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए टर्मिनेट करना हो, समाप्त करना हो, तो उसे कहते हैं प्रतिबंध लगाना, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेट करना। और ये काम राष्ट्रपति का नहीं होता है, ये काम होता है संसद भवन का, जो कानून बनाती है। जो कानून बनाती है वही कानून समाप्त करेगी। संसद भवन किसी मूल अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। ऐसा किया गया है, और ऐसा तब किया जाएगा जो कोई चीज़ राष्ट्रहित से हो। राष्ट्रहित का मतलब समझते हैं, जैसे वो चीज़ देश में मतलब गलत प्रभाव डाल रही, दुष्प्रभाव डाल रही। जैसे हमारे पास संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मतलब समझते हैं कि हमारी संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता था, सरकार भी नहीं ले सकती है भाई, पड़ोसी नहीं ले सकते थे, कोई भी नहीं छीन सकता था। अगर कोई छीनता है तो आप न्यायपालिका में जा सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, जैसे किसी की संपत्ति मान लो है, अब सरकार को ट्रेन का रास्ता बिछाना है, पटरी लगानी है, और यहाँ पर किसी का घर है, तो आदमी जाने ही नहीं देगा, कहेगा नहीं जाने देंगे, क्या कर लोगे, कहेगा हम सरकार है। कहेगा सरकार हो तो क्या हुआ, मूल अधिकार में सीधा सीधा कहा गया कि मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार भाई, संपत्ति तो मूल अधिकार था, तो आदमी सड़क ही नहीं बिछाने देता था, तो टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता था, तो ये देश की विकास में बाधा बन रहा था। तो ऐसा मूल अधिकार जो देश की विकास में बाधा बनने लगे, उस मूल अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है, और ये टर्मिनेट करने का काम संसद भवन का होता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपात जैसी स्थिति आ गई, युद्ध हो रहा है, तो थोड़े से समय के लिए रोकना है तो कौन रोकेगा? तब राष्ट्रपति रोकेगा। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है कि अगर थोड़े से समय के लिए रोकना है तो राष्ट्रपति महोदय रोकेंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देना हो, एकदम समाप्त कर देना हो, तो कौन करेगा? संसद भवन करेगी। थोड़े से समय के लिए कब रोका जाता है? जब देश में कोई आपात जैसी स्थिति हो। आपात का मतलब युद्ध हो जाए, आपातकालीन जब स्थिति पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन टर्मिनेट कब किया जाता है? राष्ट्र हित में ध्यान रखते हुए। कोई मूल अधिकार जब हमारे देश में प्रभाव डालने लगे तो उस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब न्यायपालिका को। लेकिन मूल अधिकार को रोका भी जा सकता है। रोकने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि थोड़े से समय के लिए रोकना है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय के लिए स्टॉप मारे, उसके बाद फिर आगे बढ़ लिए। एक समय मतलब एक स्थिति ऐसी भी होगी कि आप गए वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रुक गए, है कि नहीं? तो उसे कहते हैं टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब कि सदा सदा के लिए समाप्त कर देना। समझ गए होंगे सस्पेंड का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। सस्पेंड का मतलब होता है थोड़े से समय के लिए रोकना, और इसको राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन अगर किसी मूल अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना हो तो ऐसा काम करती है संसद भवन। कौन करता है? संसद भवन। हिंदी और अंग्रेजी दोनों हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। सुनिए भाई, देखो संशोधन अब आपको बताते हैं कि मूल अधिकार में संशोधन भी हुआ, लेकिन संशोधन से पहले हम आपको इसकी संख्या तो बता दें।
जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था तो प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे और 7 का उल्लेख यहीं 12 से 35 के बीच में किया गया है। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो कितने मूल अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या घट गई है, वर्तमान समय में इनकी संख्या 6 हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ तो इसकी संख्या 6 हो गई? आखिर कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? तो यहाँ से एक कम कर दिया गया। 7 में क्या किया गया? एक कम। और एक कम ऐसे नहीं किया गया, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया उसे। अब आप लोग बताइए, जब यहाँ पर 7 था और 7 से 6 हो गया और एक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, तो हमेशा हमेशा के लिए जब ख़त्म किया गया तो सस्पेंड कहा जाएगा कि टर्मिनेट कहा जाएगा? टर्मिनेट कहा जाएगा। ठीक है, सस्पेंड तो अक्सर होते रहते हैं, जब भी देश में आपात लगता है सस्पेंड कर दो मूल अधिकार को। लेकिन टर्मिनेट तभी किया जाता है जब कोई राष्ट्रहित की बात हो जाए। तो यहाँ से जो 7 मूल अधिकार थे उसकी संख्या घटा करके 6 कर दी गई। तो वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। शुरू में कितनी थी? 7 थी। इसको आपको याद करके रखना है। वर्तमान समय में हमारे पास केवल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, शुरू में 7 थे। तो आखिर कौन सा था जो हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार। मैंने आपको बताया ना, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था ये भी हमारा मूल अधिकार था। तो इस संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, कहा गया कि ये आपका मूल अधिकार नहीं। अब बताओ, अगर आपका संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया जाए, इसका मतलब तो ये है कि सरकार आपसे छीन लेगी आपकी संपत्ति, कोई भी छीन सकता है। तो ऐसा नहीं है, मूल अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती है, जनता भी नहीं छीन सकती। लेकिन अगर कानूनी अधिकार है तो कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। समझ गए कि नहीं? कानूनी अधिकार अगर है तो सरकार छीन सकती है। तो संपत्ति अगर मूल अधिकार नहीं रही है तो क्या आपकी संपत्ति आपकी नहीं? आपकी है। लेकिन अगर सरकार का मन होगा तो सरकार आपकी संपत्ति क्या करेगी? ले लेगी, छीन लेगी। समझ गया कि नहीं? तो संपत्ति का अधिकार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो अब संपत्ति कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। लेकिन शुरू में कैसा था? मूल अधिकार था। तो आपसे ये भी तो पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर था, कहाँ गया? तो ये था 31, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F में। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसको रख दिया गया है 300 के काम में। समझ गए कि नहीं? तो संपत्ति का अधिकार शुरू में कहाँ था? आर्टिकल 31 में था और आर्टिकल 19F में था। अभी इसे कहाँ रख दिया गया है? 300 के काम में। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार बन चुका है। कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन हाँ, सरकार चाहे तो छीन सकती है। भले ही संपत्ति आपकी है, लेकिन सरकार चाहेगी तो कहेगी हमको यहाँ पर रेलवे लाइन बिछानी है, खाली करो। हाँ, अरे भाई, उनको खजाना दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, पैसा दिया। ऐसा नहीं कि सरकार बस पगला जाएगी खाली करो पूरा, ऐसा नहीं है। आपको निश्चित मुआवजा दिया जाता है, बल्कि और बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कुछ लोगों के खेत में टावर वावर गड़ जाता है तो देखो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, और कहीं कहीं घाटे में भी चले जाते हैं। घाटा फायदा दोनों हो जाता है। समझ गए होंगे ना? तो 3-4 बातें हम आपको बता दिए। नैसर्गिक क्यों कहा जाता है? नैसर्गिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है विशेष अधिकार। तो मूल अधिकार हमारे लिए क्या है? विशेष अधिकार। रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में भी कौन कौन सा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ये रक्षा कैसे करता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट निकालता है और उस रिट के माध्यम से आपकी रक्षा करता है। और हाई कोर्ट भी रिट निकालता है। आप तो रिट निकालोगे तो क्या हम नहीं निकालेंगे? हम भी रिट निकालेंगे। तो हाई कोर्ट भी रिट निकालता है, लेकिन ये आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है। अब सस्पेंड करना हम आपको बता दिए कि अगर देश में आपात जैसी कोई स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति महोदय मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर ना निकले, ऐसा हो सकता है कि आप व्यापार ना करें उस दिन, राष्ट्रपति महोदय ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन टर्मिनेट करने का मतलब है, टर्मिनेट करने का मतलब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना। तो टर्मिनेट करने का काम संसद भवन करती है। जैसा कि एक मूल अधिकार को टर्मिनेट कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को टर्मिनेट कर दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। इसके बाद हमने आपको संशोधन बताया कि 44वां संविधान संशोधन। देखो, अगर संविधान में कुछ भी फेरबदल करनी है ना, उसके लिए संशोधन होता है। देखो, वर्तमान समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया ना, तो इसके लिए संशोधन हुआ। 106वां संविधान संशोधन है ये। तो ऐसे ही जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाया गया होगा, तब भी तो संशोधन करना पड़ा होगा कि नहीं। तो उसके लिए किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक संशोधन हुआ, 2 संशोधन हुआ। तो एक तो बता दिए, दूसरा देख लीजिए भाई। दूसरे में क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। किसमें जोड़ा गया, आर्टिकल 21 का में। किसमें जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 21 का में। तो मूल अधिकार में 2 बार संशोधन हुआ है। कौन कौन सा संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके बना दिया गया कानूनी अधिकार, और इसे 31 और 19 F से हटा करके 300 का में रख दिया गया। ये पहला था भाई, 44वां संविधान संशोधन द्वारा यही हुआ। इसके बाद एक संशोधन और हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि शिक्षा का मूल अधिकार, हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो शिक्षा पढ़ सकता है। हालांकि यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की बात की गई। कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दी जाए। इसीलिए देखे होंगे आप लोग, जो विद्यालय खुला होता है नर्सरी वाला, उसमें फ्री में शिक्षा दी जाती है कि नहीं। किसके तहत है, इसी के तहत है, राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे का अधिकार है कि उसे शिक्षा दिया जाए, कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो आपको 2 संविधान संशोधन याद रखना है। पहला है 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें संपत्ति का अधिकार हटाया गया। दूसरा है 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया। पहले वाले में क्या किया गया, हटाया गया। किस चीज को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। और दूसरे वाले में क्या जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया। तो अभी इसको फिलहाल इरेज करते हैं बात। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे मूल अधिकारों को नैसर्गिक कहा जाता है। नैसर्गिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जरूरी है। दूसरी चीज, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, क्योंकि मूल अधिकार हमें विशेष अधिकार देता है, तो इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है, न्यायपालिका। वो भी कौन कौन सी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर मूल अधिकार को, किसी मूल अधिकार को रोकना हो, तो थोड़े से समय के लिए रोकना है, तो उसके लिए हम सस्पेंड शब्द का यूज करते हैं, सस्पेंड। ठीक है, सस्पेंड। लेकिन अगर किसी मूल अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है तो टर्मिनेट करना, बैन करना। सुने होंगे कि पबजी बैन हो गया, बैन करने का मतलब हमेशा हमेशा के लिए रोक देना। तो सस्पेंड का मतलब होता है थोड़े से। बताइए, सस्पेंड कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन टर्मिनेट कौन करता है, संसद भवन। आपको मैंने संशोधन भी पढ़ाया, 2 संशोधन हुए। कौन कौन से संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 86वां संविधान संशोधन 2002। तो आपको ये 2 संशोधन याद रखने हैं। सुनिए भाई, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो आपका मूल अधिकार रोक सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मूल अधिकार होते हैं जिसे राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता। कौन नहीं रोक सकता, राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसे 2 अधिकार हैं जिसे ऐसे 2 आर्टिकल हैं जिसे राष्ट्रपति महोदय नहीं रोक सकते हैं, मतलब सस्पेंड कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 21 और 20, मतलब 20 और 21, इन दोनों आर्टिकलों को किसी भी स्थिति में रोका ही नहीं जा सकता है। देश में अगर आपात भी लगा है ना, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को नहीं रोका जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी SSC GD का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल है जिसे राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं रोकता। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं रोका जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 में क्या, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 20 में बोला गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक वो अपराधी नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपने मेरा मार्कर चुराया, आपने मेरा मार्कर चुराया, तो मेरे कहने से ये बात सिद्ध नहीं होती है।
मैं अपना हाथ डाल के आपकी जेब से मार्कर निकाल के दिखा दूं कि आपने ही मेरा मार्कर चुराया था, तब ये बात सिद्ध होती है। केवल कहने से, मान लो भाई किसी के ऊपर FIR लिख देने से क्या वो अपराधी हो जाता है? मान लीजिए पड़ोसी भाई दुश्मनी थी, नाम लिखा दिया फालतू है, एविडेंस का होना जरूरी है ना। तो आर्टिकल 20 में यही बात बोली गई है, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई दोषी अपराधी नहीं होता। तो दोषी और अपराधी में बहुत अंतर होता है। दोषी और अपराधी में पता है क्या अंतर है? देखो, दोषी का मतलब है कि दोष लगा दो। भाई दोष तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। हम कहते हैं तुम चोर हो गए दोषी, कहने से होता है। लेकिन अपराधी किसे कहा जाता है पता है? जब आपका दोष सिद्ध हो जाए, आपके बारे में पता चल जाए हाँ ये पक्का चुराया था किसी, तो वो अपराधी होता है। जिसे न्यायपालिका द्वारा सजा दे दी जाए वो अपराधी है। यह नहीं कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो हो गया अपराधी बन गया। समझ गए कि नहीं? तो अगर सोचो, अगर आर्टिकल 20 को रोक दिया जाए तो पुलिस आपको कहेगी तुम अपराधी हो, चाहे जो हो, अपराधी हो या ना हो, आपको तो गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 तो चल ही नहीं रहा है। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आप अपने प्राण को बचा सकते हैं। सोचिए अगर आर्टिकल 21 ना हो तो कहेगा कोई बात नहीं, तो प्राण अपना बचा ही नहीं सकता, मारो इसको। तो मार दोगे पुलिस वाले भी नहीं कहेंगे कोई बात नहीं, कोई मारा है तो मारने दो, प्राण बचाने का अधिकार नहीं उस समय। तो प्राण बचाने का अधिकार तो होना चाहिए कम से कम। तो आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा सकता है। समझ गए कि नहीं? तो आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय इसे नहीं रोक सकते हैं, चाहे आपात ही क्यों ना हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी रुक नहीं सकता है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं। कुछ मूल अधिकार केवल, कुछ आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए, विदेशियों को नहीं दिया गया। फिलहाल जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जैसे आर्टिकल 14 में बोला गया है कि कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेस वाला आदमी हो, चाहे कोई सामान्य सा व्यक्ति हो, कानून की नज़र में कैसे हैं सब लोग एक समान है। ठीक है, आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना है किसी को, तो भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन सोचो अगर आप ताजमहल देखने गए और वहीं पर कोई विदेशी ताजमहल देखने आया तो आपसे 50 रुपया लेंगे टिकट, लेकिन कोई अगर विदेशी आया है ना तो उससे खींच के लेंगे 300 रुपया टिकट। अब इस आधार पर वो तो कहेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो कहे लिए आए हो तो पैसा देकर जाओगे, है ना? इसीलिए वहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। इसीलिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए। किसके लिए है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो केवल 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, बाकी और दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 केवल भारतीयों को दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं? केवल भारतीयों को। कौन से 2 आर्टिकल कभी नहीं रुक सकते हैं? आर्टिकल 20 और 21। अगर मूल अधिकार को सस्पेंड करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसी मूल अधिकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना होगा, संसद करेगी। शुरू में कितने मूल अधिकार थे? 7, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6। कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया, और उसको हटाने के लिए संविधान संशोधन हुआ होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। देखो 42वां और 44वां बहुत कंफ्यूजन रहती है। 44वां 1978 में हुआ था और 42वां 1976 में। तो हमेशा आपको बताते हैं 4, 4, 8 लास्ट में 8 आएगा, 4, 2, 6 लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो संपत्ति को हटाने के लिए कौन सा संशोधन हुआ? 44वां। लेकिन शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ने के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002। बताइए, मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, तो मैग्ना कार्टा क्या, कैसा शब्द है ये? फ्रांसीसी शब्द है। और मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। विशेष, भाई मूल अधिकार हमारे लिए विशेष अधिकार है। मूल अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है जो केवल नागरिकों को दिया गया। बाकी तो हर चीज पे कानून बनाने का काम सरकार का होता है,
भाई मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिया गया है, तो मूल अधिकार पावरफुल है। बताइए मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। और न्यायपालिका में भी किस किस न्यायपालिका को? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं कहा जाता। नहीं सोचो मूल अधिकार कानून हो तो भाग जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों का रक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। और न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बताइए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट निकालता है? 32। और हाई कोर्ट 226। तो ये सारी बातें याद रखना है। बाकी कल हम आपको आर्टिकल के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ शुरू होगा आर्टिकल 12 से, ठीक है, 12 से शुरू होगा। और जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी समझ गए होंगे इसको, ठीक है।